तो दोस्तों आज हम रिवीजन करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का मतलब यूपी स्पेशल के जितने भी पीवाईक्यू अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी का हम रिवीजन यहाँ कर रहे हैं। तो उसके लिए आइए हम लोग साथ बैठ के रिवीजन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है केवल 2018 से। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ऐसा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 के दिन तत्कालीन जो संयुक्त यूनाइटेड प्रोविंस था उससे बदल करके उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इस वजह से हम 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश से कितना परसेंट भौगोलिक परसेंट है? तो वो है 7.33% है। और टोटल जो है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो कुल जो क्षेत्र सीमा है वो 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, यानी कुल 9 राज्यों से। लेकिन यदि आपसे सिर्फ और ऐसे सवाल पूछ दे कि कितने राज्यों से मिलती है, तो वो 8 होगा उत्तर। लेकिन यदि पूछे कि कुल कितने मतलब केंद्र शासित के साथ कितने से मिलती है, तो वो 9 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो ये है हमारा रूमी दरवाजा से। और रूमी दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो 1784 में अस्फुद्दौला ने करवाया था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये सबसे छोटा जो जिला है वो है हापुड़ है, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है लखीमपुर खीरी, जिसका 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका कुछ लोग ट्रिक भी बताते हैं। तो उस ट्रिक को आप जो है कि तैयार कर लीजिएगा उस ट्रिक के हिसाब से कि कौन सा है। यहाँ पर कुशीनगर जो है, कुशीनगर वो जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो चिन्ह है ना, ये नेशनल बर्ड है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये जो है कि उत्तर प्रदेश की उसमें ये शामिल है। लग रहा है ये चल नहीं रहा है। तो खैर हम सिग्नेचर वाला लाइन। तो ये मोर नहीं है। एनोटेशन स्टैम्प सिग्नेचर। क्या यूज करते हैं भाई, ये भी काम नहीं करता है तो। पेज फॉर प्रोटेक्ट, ये है। हम्म, तो ये मोर क्या है? मोर नेशनल में तो आता, नेशनल बर्ड है, लेकिन वो राजकीय यूपी के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो यूपी के राजकीय चिन्ह में क्या है? राजकीय चिन्ह में पहली बात तो एक गोला भी होता है। राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और ये तीर हैं। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी क्या है अपना? सारस है। और मोर, तोता, कोयल ये सब नहीं होता है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा जिसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है? हाँ, वे अगर एक गोला था तो राजकीय एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष है। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि अक्सर जो है ना कि लोग यहाँ ये एक वृत्त है ये भूल जाते हैं लोग। रहता है। हाँ, अब सही है। ये वृत्त लोग यूजुअली छोड़ देते हैं, तो हमेशा याद रखना इस बात को। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद
ये गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी यदि ये न रहे ना तो नोएडा भी रहे तो वो भी गौतम बुद्ध नगर ही है। अब देखिए इसमें क्या है कि वो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनके हिसाब से वो गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा? अंबेडकर नगर, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर। लेकिन हमने सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन देखा था? तो सबसे छोटा हमने देखा था हापुड़ देखा था। किधर गया? हाँ, ये देखिए 660 किलोमीटर स्क्वायर का है हापुड़। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? इसका हमने पढ़ चुके हैं। सबसे सुतरो सबसे अधिक हमने लखीमपुर खीरी का देखा था। और जो है कि उसके बाद से यहाँ ऑप्शन में क्या है कि सबसे कम जनपद वाले, सबसे कम क्षेत्रफल वाले, तो वो हापुड़ तो सबसे कम है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे कम जो है संत रविदास नगर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है कि संत रविदास नगर, जिसको भदोही भी कहते हैं, और इसका कितना है? 1015 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इस बात को हम कई बार पढ़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी है, तो इसलिए हम इस सवाल को काट ही देते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो आप देखिएगा बस्ती जो है वो गोरखपुर के आसपास है, तो बस्ती ही नहीं करता है और बाकी जो है कि ये सब एक ट्रिक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक ट्रिक जो है सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन सब का एक ट्रिक होता है। तो उस ट्रिक को आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, उससे याद कर लीजिएगा, आसानी हो जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी भारत के राज्यों में कौन-सा स्थान रखता है? तो हमेशा देखने में ऐसा लगता तो है जनसंख्या यहाँ की ज़्यादा है, तो सब कुछ ज़्यादा ही होता होगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत ये जो है कि चौथे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश है, पाँचवें पर गुजरात है, छठे पर कर्नाटक है। तो ये लाइन आप हमेशा याद रखिएगा कि देख के ऐसे बड़ा-सा तो लगता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल की दृष्टि में स्थान कहीं नहीं है, बहुत पीछे है, चौथे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान है, दूसरे पे कौन है? मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कौन है? महाराष्ट्र है, चौथे पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी हम देख लेते हैं कि पश्चिमी इसकी लंबाई 660 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण, अच्छा, पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हम ऊपर पढ़ चुके हैं। भारत की ये संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33% है, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और इसके तीन राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चौथा भी तो खैर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा जनपद उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो वो है सहारनपुर। सहारनपुर आप देखिएगा कि ये उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये भी देखिए वर्तमान में इसको उत्तराखंड बोलते हैं, पहले उत्तरांचल इसका नाम था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि सहारनपुर ये सबसे नॉर्थ का, यदि उत्तरवर्ती जिला के बारे में भी पूछे तो सहारनपुर ही होगा। तो इस बात से कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं कुछ और होगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बस्ती बीच में पड़ता है, बाराबंकी भी लखनऊ के बगल में पड़ता है, आजमगढ़ भी ये मतलब इधर ही गोरखपुर के आसपास ही पड़ता है। तो जो सबसे करीब वो पूर्वी जिला है वो बलिया है। और ये बलिया जो है कह रहा है कि सबसे पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी जिला, पूर्व में सबसे बलिया है और पश्चिमी में सबसे मतलब पश्चिम में कौन सा है? शामली है। जबकि उत्तर और दक्षिणी जिला क्रम से सहारनपुर सबसे ऊपर, मैंने पहले ही बता दिया था, सोनभद्र सबसे साउथ में पड़ता है। तो आप चार जिला याद रखिएगा कि जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लें तो इधर आप देखिएगा सहारनपुर है, और इधर जो है कि यहाँ पर सोनभद्र है, और यहाँ पर जो है बलिया है तथा इधर से जो है शामली है। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि नॉर्थ में जो है कि सहारनपुर है, साउथ में सोनभद्र है, और जो है कि पूरब में बलिया है तथा पश्चिम में शामली है। ये बात आप याद रखिएगा।
निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो आपने देखा ये जो है कि बीच से जिले उठाकर दे दिया है। कोई सबसे बड़ा, कोई सबसे छोटा नहीं है, और इस तरीके के सवाल जो है देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन यूजुअली ये बहुत टफ माने जाते हैं। क्योंकि आप अब हर जिले का क्षेत्रफल तो याद नहीं करके जाओगे। बस ऐसे ही कुछ छोटा-मोटा क्रम आप याद रखे रहिएगा, तो हो सकता है कहीं मिल-मुला जाए, अदरवाइज़ वो इतना आसान नहीं है। गौतम बुद्ध नगर सबसे मतलब छोटा है, उसके बाद से बाराबंकी, उसके बाद से मिर्जापुर है। आप देख रहे हो बाराबंकी और मिर्जापुर में कि जरा किलोमीटर स्क्वायर का अंतर आप देख लो, 3 किलोमीटर स्क्वायर का अंतर है, तो ऐसे में आप कैसे कर सकते हो? सोनभद्र चूँकि पहाड़ी इलाका है, तो ये भी अच्छा खासा बड़ा है। अब जरा देखिए, आपने देखा था कि लखीमपुर खीरी का लगभग 7,680 के आस-पास था, तो 7,000 तो ये भी है। अब दूर 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इतना ये अंतर नहीं होता है। तो ये सवाल मेरे हिसाब से बहुत टफ है। खैर, लेकिन ये है कि वैसे ऊपर-नीचे यदि इन सवालों को आप किए हुए हो, तो हो सकता है इन सवालों के ही माध्यम से आप, यदि कोई ऐसा सवाल आएगा तो आप कर सकते हो कि जैसे गौतम बुद्ध नगर बाराबंकी से छोटा था, बाराबंकी मिर्ज़ापुर से छोटा है, मिर्ज़ापुर सोनभद्र से छोटा है। अब ये कहिए कि आप बैठ गए पढ़ने, तो ये तो फिर हो चुका आपकी तैयारी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कौन-सी? 4 राज्यों की सीमा है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। पूरब में क्या है, बिहार है, और उसी पूर्व में झारखंड भी है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश की इस राज्य की सीमा से लगा हुआ है। और यही देखिए, यही एक ऐसा जिला भी है कि जिसको 4 राज्य टच करते हैं, सोनभद्र ही। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब यहाँ पर देखिए, आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पढ़ रखा है कौन सा, हापुड़ है। लेकिन अब फिर आप इस सवाल को आप हल करो, इस सवाल को आप कैसे हल कर सकते हो? क्यों? ये तो बीच से उठा करके दे दिया है। तो बीच से उठाकर दे दिया है, तो ये भी सवाल, इस तरीके के सवाल मैं बोल रहा हूँ, पहले भी आप लोगों को बता चुका कि बहुत टफ है। आप यदि ऐसे ही 2-4 सवाल आपने याद कर रखा है, एक ये और एक ये, तो हो सकता है कि इसमें से कोई सवाल आपके बन गए तो बन गए, अदरवाइज ये सवाल यदि न आए तो इस पर कोई बहुत ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इन्हीं 2 या 3 सवालों की वजह से आपको लगाए हुए हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा चलो ठीक है। सबसे छोटा जो है वाराणसी, जिसको 1535 वर्ग किलोमीटर है, और जौनपुर है 4038 वर्ग किलोमीटर है, और उसके बाद से प्रयागराज है 5482 वर्ग किलोमीटर है, और गाजीपुर जो है 3377 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आप फिर अब यहाँ से यदि मैच करोगे, तो आप देखो ना कि 5000, तो ये जो है कि सबसे नीचे जो है कि वो यदि बड़े में देखेंगे तो हम सोनभद्र आ जाएगा सबसे मतलब इन सभी में सबसे बड़ा जो है सोनभद्र है, उससे छोटा जो है कि आपको प्रयागराज दिखेगा। फिर उससे छोटा यहाँ पर आपको मिर्जापुर, फिर बाराबंकी दिखेगा। तो फिर करके आप वाराणसी, ऐसे-ऐसे करके आप जो है कुछ सवाल लगाओगे ना, नहीं गाजीपुर और फिर उसके बाद से वाराणसी। कुछ सवाल आप लगाओगे तब जाके आपके सवाल हल होंगे, अदरवाइज़ ये सवाल हल होने वाले नहीं है। ना भी हो तो इन पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल पूछे ही जाते हैं कि आप ना बना पाएँ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो सबसे उत्तर में सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर तथा संत रविदास नगर होते हैं। मतलब कौन सा है? ऑप्शन बी है, संत नगर है, फिर संत कबीर नगर है, फिर अंबेडकर नगर है, फिर संत रविदास नगर है। देख रहे हो, सब एक ही नाम से पूछा हुआ है, ताकि आप उसी में कंफ्यूज हो जाएं कि सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, मिलते जुलते नामों से पूछा हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज रहें कि क्या वाकई में ये है वो, ये उत्तर से दक्षिण जिले में इसका क्या है, कहीं ऐसा आप देखिए ना, फिर आप गड़बड़ कर जाओगे। लेकिन ध्यान रखें कि सिद्धार्थ नगर है, जिसको नोएडा भी बोलते हैं, फिर संत कबीर नगर है, फिर अंबेडकर नगर है, फिर संत रविदास नगर यानी भदोही है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो आपने जैसे देखा था कि 8 राज्यों से मिलती है, लेकिन यदि आप ये केंद्र शासित मिला देते हो तो वो 9 राज्यों से हो जाती है। निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश सीमा नहीं लगती? किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो आप देखोगे राजस्थान से थोड़ा-सा हिस्सा लगता है, हरियाणा थोड़ा-सा यूपी से वो मैच करता है, लेकिन पंजाब जो है हरियाणा के पीछे है, तो इसीलिए इसका जो है कि कभी मैच नहीं करता है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद हैं? तो वो 7 जनपद बुंदेलखंड के इलाके में आते हैं, बुंदेलखंड इकोनॉमिक ज़ोन में।
उसमें कौन-कौन से चित्रकूट है, बांदा है, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अत्यकाल्पिक प्राचीनतम शैलों में से एक निर्मित है? तो ये है बुंदेलखंड है। आद्य काल कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। ये सवाल आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसको मैंने कई सारे एग्जाम्स में देख रखा है। तो ये क्या है? तो ये इसका ये उत्तर बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि नदियां ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो यानी जो पश्चिमी का इलाका है, पश्चिमी यूपी का, तो ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है। आज जो नदियां इधर आप देख रहे हो बह के इधर बिहार फिर कलकत्ता वगैरह चली जाती हैं, तो जाहिर सी बात है ढलान इस राज्य का ऐसे है। ऐसे है इस राज्य का ढलान। तो यहाँ से पानी तो निकला तो सड़क जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा ऐसे है। हाँ, ऐसे है। तो जब यहाँ से पानी ये निकलता है ना, तो यहाँ पर जाके फिर यहाँ ये जमने लगता है, ये तराई का इलाका पड़ने लगता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी अब रुक रहा है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा अब जो है बाढ़ प्रभावित इलाका माना जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो पश्चिमी नहीं पड़ेगा, मध्य नहीं पड़ेगा। उत्तरी क्षेत्र से चूंकि नदियां आ ही रही हैं, तो जो सबसे वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए फेवरेबल इलाका है वो पूर्वी क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी सर्वाधिक भौगोलिक वाला क्षेत्रफल है, तो ये बात तो सही है। सोनभद्र क्या अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है? ये भी सही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है, यही ऑप्शन ये गलत देते हैं। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र वाला वाला इलाका है, तो ये सही बात है। अब सी के लिए ये क्या जो है कि ये एक्सप्लेनेशन जो इन्होंने दे रखा है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, तो ये इन्होंने इस सवाल को लेकर के आप देखिएगा तो थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेनेशन इनका गलत दिखेगा। ये जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, दोनों एक ही बात है तो फिर गलत कैसे हो गया तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में? हो खैर, जलवायु एवं मृदा की अब देखते हैं तो निम्नलिखित प्रकारों में से मिट्टी में किस प्रकार की बुंदेलखंड क्षेत्रों में प्रमुखता से पाई जाती है? तो काली कपास की मिट्टी बुंदेलखंड इलाकों में पाई जाती है और इसको दो और अलग-अलग क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। तो हाँ, काबर और मार उसको बोलते हैं, दो वो जो वहाँ के जो क्षेत्रीय नाम है। लाल मिट्टी, इस मिट्टी को राकर और यरुआ दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी अब आप वो जानते हो कि जो काली मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। न उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र है, तो भाबर क्षेत्र है कंकरीली और पथरीली जो मृदा पाई जाती है। आप देखिएगा कि यहाँ से कुछ ऐसे वो मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ से जो पत्थर, यहाँ पहाड़ से जो पत्थर आपके गिरते हैं, तो वो आकर के कहाँ है? भावर के यहाँ भावर है। फिर यहाँ जो है कि इस इलाके में बांगर पड़ता है। फिर इधर जो है कि वो बाढ़ मतलब डूब क्षेत्र, उसको नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो बोलते हैं। फिर इधर जो है ये तराई का क्षेत्र हो जाता है। तो ये पूछ रहा, अच्छा ये भाबर क्षेत्र है, ये बांगर क्षेत्र है। तो ये भाबर की बात कर रहा है, तो यहीं पर आकर के सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं। तो इसीलिए ये इसका कंकरीली और पथरीली हो गई, क्योंकि पहाड़ से सब गिरी थी यहीं भाबर पर आकर रुकती हैं। और ये बांगर है और ये बाढ़ प्रभावित नया नया जो है कि डूब क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। लाल मिट्टी मिर्जापुर एवं झांसी में पाई जाती है। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा एवं अलीगढ़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कि पानी की सही निकास की व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से जो जल जमाव इस इलाके में, आप ध्यान रखिएगा कि जिस भी इलाके में जल जमाव का ज्यादा होगा वहां पर जो है कि ऑटोमेटिक लवण प्रभावित मृदाएं मिलेंगी, चूना प्रभावित मृदाएं मिलेंगी वहां पर। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है? तो वर्षा ऋतु जो है सर्वाधिक हमारे गोरखपुर इलाके में होती है। वैसे मुझे पता तो नहीं चलता है, लेकिन ठीक है, इन्होंने लिख रखा है और ये बोलते हैं, अब बोल रहे हैं कि सर्वाधिक वर्षा 184
7 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर होती है, तो अब वो बोल रहे हैं तो सही है बोल रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बाँटा गया है? तो वो 9 भागों में बाँटा गया है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल, मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बाँटा गया है। 9 कौन-कौन से? भाबर एवं तराई क्षेत्र हैं और पश्चिम मैदान है, फिर मध्य पश्चिम मैदान है, फिर दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान है, फिर मध्य मैदान है, फिर बुंदेलखंड क्षेत्र है, फिर उत्तर पूर्वी मैदान है, फिर पूर्वी मैदान है, फिर विंध्य क्षेत्र है। अब हम प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य एवं जन जीव के बारे में देखते हैं। तो प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो वो है कतर्निया घाट। कतर्निया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? 1975 में। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1972 में। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया। यद्यपि रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई है। 1976 में 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतर्निया घाट को वन्य आरक्षित से महाअभयारण्य हुई। खैर ये सब सवाल नहीं पूछेगा, सीधा सीधा आपसे यही सब डेट वगैरह पूछ के वो रहने देते हैं, उसमें बहुत वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। फॉग हो जा रहा है यार। आगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो जनपद चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये नाम से मिलता जुलता है तो आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1957 में हुई। तो डेट भी याद रखिएगा, यूजुअली डेट पूछ लेता है। विजय सागर पश्चिमी बिहार निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर है? तो ये महोबा जिले में है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है ये। पहले ही उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब से उत्तराखंड बना है तब से ये उत्तराखंड में चला गया है जिम कॉर्बेट। लेकिन अभी भी जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में चला गया है, लेकिन अमनगढ़ अभी भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में मोर संरक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मोर जो है, मयूर जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है? मथुरा में। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। क्या ये बात हकीकत है? नहीं, हकीकत तो नहीं है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। हाँ हाँ, ये सही बात है। तो अफसूर सरोवर रामसर स्थल कहाँ है? तो वो लखीमपुर खीरी में नहीं बल्कि आगरा जिले में स्थित है और ये मानव निर्मित जलाशय है। तो ठीक है फिर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो है, क्या है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? किशनपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। बाकी हम देख लेते हैं, महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में है। लाख बहोशी अभ्यारण्य कहाँ है? कन्नौज में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? मिर्जापुर एवं सोनभद्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? दुधवा। दुधवा है तो ये लखीमपुर खीरी में स्टेब्लिश है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कालेसर, किशनपुर, सुरहाताल, कतर्निया घाट। हमने किशनपुर और कतर्निया घाट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सुरहाताल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसको 1991 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। खैर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखिए कालेसर यूपी का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्टेब्लिश किया गया था? तो ये महाराजगंज में स्टेब्लिश किया गया था। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये देख के ऐसे लगता है पटना पक्षी अभ्यारण्य पटना में होगा, बिहार में होगा, लेकिन नहीं। यही वो अभ्यारण्य जो यूपी में है। तो एट सही हो जाता है, तो एट सही है, तो यानी अब एक ऑप्शन तो कट गया। नहीं,
ये अच्छा, ये जो नहीं पूछ रहा है ना, तो ये पटना पक्षी अभयारण्य यूपी में है, और ये पूछ रहा है कि यूपी में नहीं है, तो एक जहां जहां होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, तो मान के चलो। अब हम तीसरे और चौथे, चित्रांगुडी, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, ये जो है तमिलनाडु में है, और उधवा, उधवा राष्ट्रीय अभयारण्य झारखंड में है। तो इस चौथे से आप कंफ्यूज मत होइएगा, उधवा दुधवा से मैच करता है, जो दुधवा लखीमपुर खीरी में आपने देखा था, तो ये वो नहीं है, ये झारखंड वाला है, तो इसलिए चौथा गलत है। और तीसरा चित्रांगुड़ी तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में कैसे पहुंचेंगे भाई, वहां का ये बात नहीं है। तो फिर आप जो है कि तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, तो यही तीसरा और चौथा ऑप्शन ही उत्तर इसका होने वाला है। शेखा झील के नाम से शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, वो कहाँ पर है? तो शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। ये हमेशा याद रखना, हमसे ये सवाल गलत हो गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र मात्र कितना है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 2021 के अनुसार 9.23% है। और ये प्रश्न काल के समय चूंकि पुराना प्रश्न है, 2004 का, तो इसलिए 6.84 था, तो इसलिए अभी बढ़ चुका, बढ़कर के कितना हो गया? 9.23% है। ये बार बार ये सवाल जगह जगह रिपीट होते हैं, तो इसीलिए इन सबको आप लोग याद रखा करें। आप देखोगे ना, टोटल जो है कि मतलब यहाँ 500-700 सवाल इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें से 200-250 150 200 आप सवाल याद कर लोगे, तो मान के चलो आपका यूपी स्पेशल लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहारों से संबंधित तथा नीचे दिए गए कूट से संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन क्या है? नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पर है? उन्नाव में है। और यही क्या है, कह रहा है कि ये अच्छा, इसमें मिलान करना है, तो मिलान तो कर दिया जाएगा, खैर आप मिलाते रहिएगा, हम इसका डिस्कस करते हैं। ओखला पश्चिम विहार गाजियाबाद में है। समस्तपुर पश्चिम विहार रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पश्चिम विहार गोंडा में है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार स्थित है, तो उन्नाव जनपद में स्थित है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। फिर से वही बात है, तो आप बैठ के इसको सुमेलित करते रहिएगा, हम देखते हैं। मानस जो है कि असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप सुमेलित करते रहिएगा। हम यहाँ देखते हैं, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी ये कहाँ पर है? भागलपुर में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में है। पक्षी सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये भरतूर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया था, तो बब्बर शेर ये चूंकि मुलायम सिंह यादव के जमाने में स्टेब्लिश किया गया था, तो ये इटावा में था। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा, मतलब मुलायम में अखिलेश के जमाने का है, तो इसलिए वो उन्होंने बब्बर शेर सवारी इटावा में, वो अखिलेश के जमाने में था, तो इटावा में उन्होंने स्टेब्लिश किया था। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो आपने देखा था कि सोनभद्र जो है, हम पहले इस सवाल को देख रहे हैं, कई बार ये रिपीट हो रहा है कि सोनभद्र सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। और जो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाले क्या है? सोनभद्र है, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर है। तो ये लगभग एक ही उसी के आसपास जो है कि आपने वो हैं। आपने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि सुरहाताल कहाँ पर है? बलिया में है। फिर से देख रहे हैं, मुश्किल मतलब मुश्किल से 52, मतलब कहाँ से कहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको। ये 32 से लेके 52 में 4-5 सवाल रिपीट हो गए हैं। 4-5 के ज्यादा ही रिपीट हो गए हैं। नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश प्रवेश करती है? तो बिजनौर में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे उत्तर कितने जिलों से होकर बहती है? तो 28 जिलों से होकर बहती है। ये बात हमेशा याद रखने वाली बातें हैं। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर में, वो आपने देख लिया, वो खैर वो सब सवाल नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो वो ये सुरिनसर मानसर झील, ये कहाँ पर है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जुड़वा जुड़वा झीलें भी इनको कहा जाता है, तो याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित ही नहीं होती है? तो प्रवाहित नहीं होने वाली नदी है, तो खैर ये सारी नदियां, गंडक नदी नेपाल से होती है जहाँ, इसलिए से हम, खैर इस बात को हम इसमें एक्सप्लेन में नहीं करने जाएंगे, क्योंकि ये सवाल ही गलत था। तो हम इस
को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं पढ़ने। निम्नलिखित, चूँकि हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसलिए हम ये सब ज़्यादा वहाँ नौटंकी नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? इधर झील दिया है, तो सौज झील मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है, सरसई झील इटावा में है। तो सरसई झील यहीं पे ज़ाहिर-सी बात है, सरसई झील आगरा में है। नहीं, आगरा में दिए रखा है तो आगरा में नहीं है, वो कहाँ पर है? इटावा में है, तो इस बात को हमेशा याद रखना। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? कोसी गोरखपुर में, कोसी नहीं, गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है। गोरखपुर में राप्ती नदी बहती है, बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित है। गंगा वाराणसी में, गोमती सुल्तानपुर में है। याद रखना, गोमती सुल्तानपुर में है, सरयू अयोध्या में है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये याद रखना हमेशा चंदौली में स्थित है। और यहीं पे चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य हमने ऊपर देखा हुआ था। और ये दोनों राजदरी और देवदरी क्या है? ये झरने हैं, जलप्रपात है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का। इन जो जो नदियां दी गई हैं, इन नदियों में किसका है? सोन नदी का सर्वाधिक जलप्रपात है, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर नगर जो है कि या कस्बा कहें, वो गंगा नदी पर है। गोरखपुर राप्ती नदी पर, जैसा आपने ऊपर अभी अब आपको ऊपर बताया मैं। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर जो है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ये साई नदी दिया हुआ है, साई नदी नहीं होगा, गोमती नदी होगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो खैर आप मिलाते रहिएगा। चित्रकूट, मंदाकिनी आपने देखा कि मंदाकिनी, अभी तो चित्रकूट आपने देखा था नहीं, वो कौशाम्बी था, जो यमुना नदी के किनारे था। चित्रकूट मंदाकिनी नदी पर स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के है। मथुरा पे सरयू नदी है। और अयोध्या नहीं, मथुरा जो है यमुना नदी पर है, अयोध्या जो है सरयू नदी पर। आप देखोगे, आप कुछ नदियों के नाम याद कर लो कि कौन सा जिला किस नदी के तट पर है, आपका काम हो गया। क्योंकि बस उतना ही पूछता है और उतना ही आपको याद भी रखना। बार बार कुछ नाम है जो रिपीट हो रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करना था। कब तक? 2022 तक हमें कृषकों की आय दुगना करना था। और ये कब आयोजन किया गया था? 2017 में। हम लोगों की इतनी जल्दी है ना कि हम लोग सोचते हैं कि फटाफट 1 साल, 2 साल, 3 साल में, वो जो सदियों का हमारा जो एक खराब सिस्टम है, उसमें भी हम लोग 1-2 दिन में ही हम लोग सारे टारगेट अचीव कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि हम लोग कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। खैर, 5 साल का टाइम उतना कम टाइम नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टाइम को और थोड़ा लेकर चलना था। अब देखो ना, इन्होंने बोला 50 दिन में हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हुआ खत्म? उन्होंने कुछ अलग-अलग दावे किए, लेकिन कोई दावा तो इनका कंप्लीट नहीं हुआ ना। अच्छा, ये सवाल छूट गया। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है, ये बात सही है। भारत में उच्चतम दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में है, तो ये बात भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चावल का उत्पादक यूपी नहीं है, यू या तो वो अभी देखना, शायद हैदराबाद है, कौन है, या अभी इसी इसी सवाल में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, वो पश्चिम बंगाल है। ले आओ, एक बार हम देख ही लेते हैं। हाँ, राइस, राइस प्रोडक्शन। हाँ।
यूपी गवर्नमेंट की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश जो है कि चावल उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, पश्चिम बंगाल नहीं है। तो इस हिसाब से जो है कि ये सिर्फ़ 1 और 2 नहीं लगभग तीनों डाटा इसके सही है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो हमें लगता था कि तेलंगाना सॉरी मुझे आंध्रा याद आ रहा था तो तेलंगाना दूसरे नंबर पर था। कुछ समय तक पहले तक शायद वो पहले नंबर पर था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये जो है 2014 में झांसी वो मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। अब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और किस ज़िले में होता है तो लहसुन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैनपुरी में होता है। प्याज का सबसे ज़्यादा गाजीपुर में होता है, मिर्च का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देवरिया में होता है, हल्दी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ललितपुर में होता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान है? तो ज़ाहिर-सी बात है हम समतल इलाके से आते हैं तो समतल इलाके में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। बिहार भी आता है लेकिन बिहार जो है कि कम है। यहाँ पर शुद्ध सिंचाई जो है कि सबसे ज़्यादा 75 74.9% जो है कि इस ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। यदि ये लाइन ऐसे पूछ दे कि क्या उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल सिंचाई 2 तिहाई मतलब कुल सिंचाई का 2 तिहाई भाग ट्यूबवेल सिंचाई से होता है तो ये बात हकीकत है, तो हकीकत है ये बात। यूपी में पशु प्रोटीन का व्यक्तिगत उपभोग कितना है? पशु प्रोटीन हमारे यहाँ यूपी में 5 ग्राम पर व्यक्ति है। यहाँ पर लोग मांस, मछली और अंडा, दूध वगैरह नहीं खाते, चूतिया सब। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कितनी है? तो हाँ, क्या है? तो हमारे यहाँ बीघा चलता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए ये जो है कि अब यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे रखा है लेकिन आप ज़रा देखिए। आईआईवीआर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ पर है तो वो वाराणसी में है। और क्या है कि दाल का रिसर्च सेंटर कहाँ है तो कानपुर में है। आप लोग ये एब्रिविएशन इसका पढ़ते रहिएगा। आईआईबी का वेटरनरी इंस्टीट्यूट मतलब जो पशु रिसर्च सेंटर है तो क्या इज्जत नगर बरेली में है और उसके बाद से इंडियन ग्रासलैंड और फॉडर रिसर्च सेंटर झांसी में है। घास फूस का जो घास और चारे का जो रिसर्च सेंटर वो कहाँ पर है झांसी में है तो याद रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए आईएआरआई कहाँ पर स्थित है तो वो दिल्ली में स्थित है। आईवीआरआई मतलब बरेली की इज्जत नगर में। कौन सा वेटरनरी बरेली की इज्जत नगर में है। एनडीआरआई तो एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च सेंटर है, तो इसको करनाल हरियाणा में है ये, याद रखिएगा आप। सी क्या है? अच्छा यही बारे में पूछा था आईवीआरआई मतलब वेटरनरी का ये जो है कि इज्जत नगर बरेली वाला ही पूछा था। गोकुल पुरस्कार योजना आप जो है कि देखोगे तो ये दूध उत्पादन से रिलेटेड है तो गोकुल धाम वो गोकुल धाम सोसाइटी वाले से कंफ्यूज मत करिए। गोकुल मतलब नॉर्मल जो गौ माता वाला से रिलेटेड है। पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा था? इज्जत नगर बरेली में है। इज्जत नगर बरेली में क्या है? इंडियन वेटरनरी इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर है तो वहीं जाके ये क्या है केंचुआ बीज बैंक स्टेब्लिश करने जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये मथुरा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल में मेजबानी करता था? जाहिर सी बात है लखनऊ के अलावा और कौन कर सकता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। अन्न प्रथा या अन्ना प्रथा जो है तो ये था बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ पर जो है कि चैत मास में फसल कट जाती है उस खाली खेत हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है? तो जाहिर सी बात है हम कृषि आधारित
राज्य हैं तो हमको जो है कि हम ही को तवज्जो दिया जाए, कृषि को ही दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, कहाँ पर हैं? तो कृषि क्षेत्र में जाइए, सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी को देता हूँ, सबसे ज़्यादा काम भी हम इसी में करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्कर भी इसी में लगे। यूपी का प्रमुख तिलहनी फसल कौन-सा है? तो हमारे यहाँ सरसों ही उपजाया जाता है। सूरजमुखी, कुसुम और अलसी ये सब तो हम मतलब सूरजमुखी या कुसुम पता नहीं किस चीज़ का बोलते हैं, लेकिन अलसी तो तीसी को बोलते हैं और इसमें जो है कि हम लोग बहुत कम है, लेकिन जो सरसों आप देखिएगा हर जगह उपजाया मिलता है। उत्तर प्रदेश का कौन-सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ज़ाहिर-सी बात है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य में खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध करना है, प्रदर्शन कार्य करना है, बीज का गुणन करना है, सब है। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो धान, गेहूँ हम सबसे ज़्यादा बोते हैं। फसल चक्र मतलब वही है, हम इसका कभी धान, कभी गेहूँ इसी का जो है कि तो वही बोलते हैं फसल चक्र। रोटेट कर कर के जो बोलते हैं उसी को फसल चक्र बोलते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत को शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्योंकि इसे स्पष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में गन्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, हमने इसको ऊपर पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, इसके बारे में हाँ है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये बात सही है। पश्चिमी यूपी को गन्ना बेल्ट भी बोलते हैं। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला है? तो ये सवाल ऊपर आप देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में भारत में गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ये बात सही है? हाँ, सही है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, ये बात हकीकत है, हकीकत है। राजस्थान में भारत में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ये बात हमें नहीं मालूम है। जी, सर्वाधिक गाय तीसरे स्थान पर है। भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश, भेड़ों की संख्या में सर्वाधिक वाला राज्य तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश है। तो भेड़ों में सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? तेलंगाना में। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबको पता है, प्रतापगढ़ है, आप भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, जून जुलाई के दौरान होती है। ये मतलब खरीफ का मतलब ये होता है, जो आप देखो खरीफ और रबी का नाम से आप लोग शुरू कर लेना है कि जैसे जो खरीफ ख है और फिर र बाद में आता है, बार बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो ख शुरू में है आता है और र बाद में उसके बाद आता है, तो ख से खरीफ होता है। खरीफ वो है कि जो आप गर्मी में बोओगे, यानी मई, जब जैसे जनवरी फरवरी से शुरू होता है, तो ये शुरुआती जो जून जुलाई है, तो ये जनवरी फरवरी से लेकर पहले ही शुरू में पड़ता है, तो ये गर्मी में बोया जाएगा और ठंडी में काट लिया जाएगा। ठंडी कब पड़ती है? नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास पड़ती है, तब तक ये कट जाता है और उस समय जो बोया जाएगा उसको रबी की फसल बोएंगे और वो गर्मी आते आते काट दी जाती है। तो इसलिए इसको नाम के हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं कि खरीफ पहले, चूंकि अल्फाबेटिकल क्रम में ख पहले आता है हिंदी के, फिर र बाद में आता है, तो आप उस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। बाकी आप लोग यदि गाँव देहात के हैं तो आपको पता ही है कि कौन-सी फसल कब बोई जाती है। बस ये नाम से ही हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये नाम रबी वाले को पहले को बोलते हैं कि रबी वाले को बाद को बोलते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो वो जनपद कौन-सा है? झांसी में नहीं है। वहाँ पे क्या है? फॉडर रिसर्च सेंटर है, यानी चारा रिसर्च सेंटर है। हमारे यहाँ कौन रे 4 जगह था, गोरखपुर है, मुज़फ्फरनगर, लखनऊ है। अच्छा 3 जगह था। 3 जगह हैं, तो गोरखपुर, मुज़फ्फरनगर, लखनऊ है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो क्या है? खाद्यान्न है, सही बात है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन-सी है? तो प्रमुख वाणिज्यिक उपज जो है गन्ना है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो यहाँ पर कुल कृषि योग्य भूमि 10.48% है। कितना है? 10.48% है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो ये है मूँग है।
उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि कार्य में लगे कितने परसेंट है, तो आपने ऊपर देखा था कि 59.3% लोग लगे हों। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? हाँ, केसर का उत्पादन अलीगढ़ में एक मुस्लिम किसान ने पैदा किया था, लेकिन वो जो है कि क्या है ना, जलाल अहमद ने केसर की खेती उत्पादन किया था, किंतु ये एक मतलब बेमतलब की बात है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता का लाभ कितना है? तो उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53 है। यदि मान लीजिए कि आपको उत्तर मारना ही हो, तो लगभग सी आप मार के जाओगे, क्योंकि सी ही इसका एप्रोप्रिएट आंसर दिखता है उसके आसपास, अदरवाइज इसका कोई उत्तर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और कौन से कारण सबसे अधिक प्रभावी हैं? तो उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग आप करोगे तो उसमें अच्छी खाद डालनी पड़ेगी, अच्छा पानी डालना पड़ेगा और अच्छे सब कुछ धीरे मतलब डालोगे तो उत्पादन होगा। कृषि सेवा केंद्रों का विकास, भाई कृषि सेवा केंद्रों का विकास होना चाहिए, लेकिन उससे ज्ञान कौन ले रहा है? जो नहीं ले रहा है वो भी तो खेती कर रहे हैं ना। कृषि साख सुविधा, ये थोड़ा बहुत तो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये भी अदा करता है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा है तो ये सुविधाएँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखोगे ना, नंबर 1 पे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करोगे तभी अच्छी खेती होगी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उत्पादन की जाती है? तो आप जानते हो वो कम पानी में उगने वाली फसल है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में वो होता है, बाकी आप कहीं भी उगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना हमारे यहाँ सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। जो कुल भारत में उत्पादन किए गए चनों का 6% कवर किया करता है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादन है? तो गेहूँ, आलू, गन्ने का। यहाँ पे देखिएगा आप, मतलब ये यदि नया सवाल अब पूछे तो अभी नहीं पता कि नया सवाल के हिसाब से गेहूँ, आलू, गन्ना, धान ये चारों हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों के देश में सबसे बड़ा उत्पादन है? फिर से वही बात आ जाएगी, गेहूँ, गन्ना, धान। गेहूँ, गन्ना, आलू, गेहूँ, गन्ना, आलू। तो गेहूँ, गन्ना, मतलब गन्ना, आलू, गेहूँ और अभी धान देखा आपने, जैसे नंबर 1 पर धान उत्पादन में भी है। तो गेहूँ, गन्ना, आलू, धान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? फिर से वही सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो गेहूँ में है, जौ में है, गन्ना में है, चावल में नहीं थे, तो चावल में अब ये भी हो गया, तो ये हम जो है कि अब इसका नॉन ऑफ दीज मार सकते हैं। गेहूँ में उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान। किस चीज़ में आप द्वितीय स्थान में है? धान में है, तो द्वितीय स्थान में, तो अब हम पहले स्थान पर भी हैं। ये सवाल अब इर्रेलेवेंट है, यदि है तो इसका आंसर बदलना पड़ेगा। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश तो है ही, उसके बाद से पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पर हरित क्रांति पहली वाली सफल हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा फसल चक्र उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये धान, मक्का, गेहूँ। धान, मक्का, गेहूँ। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रमुखता से किया जाता है? तो गेहूं का किया जाता है। तो दोस्तों आज हम यही रहने देते हैं, 105 सवाल के आसपास हो गया है, और अब हम लोग कोई अन्य सब्जेक्ट को देखते हैं।